अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि डेटाबेस डिजाइन क्या होता है और किस तरह डेटाबेस डिजाइन के डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हम डेटाबेस का एक ऐसा डिजाइन प्रिपेयर कर सकते हैं और वो ये डेटाबेस डिजाइन होता है जिसमें हम एफिशिएंटली तरीके से अपनी डेटाबेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला है प्लानिंग एंड एनालिसिस, देन है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, इसको हम लॉजिकल डिजाइन और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन भी कहते हैं। देन है डेटाबेस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, फिर है डेटाबेस रिपोजिटरी। तो ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो हम डेटाबेस डिजाइन के दौरान कैरी आउट करते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो बेसिकली लेक्चर है वो है डेटाबेस डिजाइन के फर्स्ट फेज के ऊपर, जो कि है एनालिसिस स्टेज, या इसे हम एनालिसिस फेज भी कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस। स्टूडेंट जब भी हम डेटाबेस डिजाइन करते हैं तो उसमें एनालिसिस फेज को बहुत अहमियत हासिल होती है, क्योंकि एनालिसिस फेज की आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट हम डेटाबेस डिजाइन के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम एनालिसिस फेज को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी डेटाबेस भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस फेज के ऊपर और देखते हैं कि एनालिसिस फेज क्या होती है। A process of studying the existing system is known as analysis. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम का क्या मतलब है? ऐसा सिस्टम जो कि पहले से मौजूद होता है, या हम इस एनालिसिस फेज की डेफिनेशन को ऐसे भी कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द करंट सिस्टम, जिसमें हम करंट सिस्टम को स्टडी करते हैं और गैदर करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। तो इस फेज को हम क्या कहते हैं? एनालिसिस फेज। तो स्टूडेंट हमारे पास एनालिसिस फेज वो फेज होती है जिसमें हम करंट सिस्टम को स्टडी करेंगे और इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। जब भी हम एनालिसिस फेज को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने करंट सिस्टम से या करंट यूजर से रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं। तो एनालिसिस्ट वो पर्सन होता है जो कि ये रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, करंट सिस्टम को स्टडी करता है। तो एनालिस्ट वो पर्सन है जो कि हमारी हेल्प करेगा एनालिसिस फेज को परफॉर्म करने में। द बेसिक पर्पस ऑफ एनालिसिस इज टू नाउ which activities are performed in the current system। जो बेसिक पर्पस होता है एनालिसिस फेज का वो क्या होता है कि हम ये देखें कि हमारा जो करंट सिस्टम है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है, और अब हम जो न्यू सिस्टम बनाना चाहते हैं उसमें अब हम कौन से न्यू फीचर्स जो हैं वो ऐड करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें हम देखेंगे एनालिसिस फेज के अंदर। तो एनालिसिस फेज में जो मेन आपको बात नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि एनालिसिस फेज के अंदर हम करंट सिस्टम को स्टडी करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। और ये कौन गैदर करेगा? एनालिस्ट करेगा रिक्वायरमेंट्स को गैदर। While designing a database, we must consider the following step at analysis stage। जब भी हम analysis stage को परफॉर्म करेंगे तो हमें कुछ steps परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो analysis stage के अंदर 4 activities हैं जो कि कौन कौन सी हैं? feasibility study, requirement analysis, project planning and data analysis। तो इन 4 स्टेप को परफॉर्म करने के बाद हमारा एनालिसिस स्टेप जो है कंप्लीट होगा। यानी एनालिसिस स्टेप की जो ये एक्टिविटीज हैं, ये 4 एक्टिविटीज हैं, जब हम इनको परफॉर्म करेंगे तो हमारा एनालिसिस स्टेप कंप्लीट होगा और हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकें। तो अब हम 1 बाय 1 इन 4 एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन 4 एक्टिविटीज में एनालिस्ट जो है वो कौन कौन से काम जो है परफॉर्म करेगा। जी स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है एनालिसिस फेज के अंदर, या आप ऐसा कह सकते हैं एनालिसिस फेज की जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? फिजिबिलिटी स्टडी इज आल्सो कॉल्ड दी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। हम इससे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। तो इस प्रिलिमिनरी स्टडी
में हम इस तरह की इनिशियल स्टडी करते हैं जिसमें हम अपने सिस्टम को, या आप ऐसा कह सकते हैं सिस्टम के डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को एवेल्युएट करते हैं। और ये स्टडी जो होती है ये हमें हमारी डेटाबेस की प्रैक्टिकलिटी को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। और हम जब ये स्टडी कर लेते हैं तो इसके आउटकम्स को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी जो है इसमें हम अपने सिस्टम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इट इज कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम। हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हमें किस तरह का जो डेटाबेस सिस्टम है वो चाहिए। स्टूडेंट, जैसा कि इस स्टेप के नाम से ही ज़ाहिर है कि इस स्टेप का नाम है फिजिबिलिटी। तो इसमें हम चेक करेंगे कि हम जो सिस्टम बनाना चाहते हैं क्या वो फिजिबल भी है। तो फिजिबिलिटी के अंदर हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा सिस्टम जो है वो अफोर्डेबल होगा, यानी कि क्या हम अपने सिस्टम पे लगने वाली कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। क्या हमारा जो सिस्टम जो हम बनाने चाह रहे हैं वो पॉसिबल है टेक्नोलॉजी के तौर पर भी, क्या वो पॉसिबल होगा, जो टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज कर रहे हैं क्या वो हमें मिल भी सकती है। और क्या ये सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल होगा यूजर के लिए जिनके लिए हम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने अपने सिस्टम को चेक करेंगे, अपने प्रपोज सिस्टम को चेक करेंगे कि वो अफोर्डेबल है, पॉसिबल है और एक्सेप्टेबल है। अगर वो अफोर्डेबल, पॉसिबल या एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो हमारा जो सिस्टम है वो एक वैलिड सिस्टम नहीं है, तो हम वहीं पे अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन हमें ये तमाम चीजें जो है वो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर चेक करनी पड़ेंगी। याद रखिएगा, सिस्टम की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जिन यूजर्स के लिए हम अपना सिस्टम बना रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें सिस्टम बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो हम अपने फर्स्ट फेज में ही ये तमाम चीजें चेक कर लेंगे कि हम जो प्रपोज सिस्टम दे रहे हैं क्या वो अफोर्डेबल है, पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है। और जब हम ये स्टडी कर लेंगे तो स्टूडेंट इन स्टडी के रिजल्ट से हमें बहुत सी चीजें मालूम हो जाएंगी, जैसे कि हम फिजिबिलिटी स्टडी से डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन सा हमारे प्रोजेक्ट का एरिया जो है वो हम पहले स्टार्ट करेंगे, यानी इट आल्सो डिटरमिन्स द एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। इसके अलावा हम अपने जो सिस्टम है इसको किस तरह प्रैक्टिकल तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसकी प्लानिंग भी हम फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ही कर लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि इसमें हम मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अपने कंपेटिटर्स के सिस्टम्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके सिस्टम्स में कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, ताकि जब हम अपना न्यू सिस्टम बनाएं तो उनमें उन ड्रॉबैक्स को जो है वो ओवरकम कर सकें। तो स्टूडेंट, हम फिजिबिलिटी स्टडी में ये चेक करेंगे कि हम जो सिस्टम बनाने चाह रहे हैं क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। और जब हम ये स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास उस चीज़ों के आंसर्स आ जाएंगे। वो क्या होंगे कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द न्यू सिस्टम। इसमें हम ये देख लेंगे कि न्यू सिस्टम बनाने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, व्हाट आर द न्यू सिस्टम विल रिटर्न। और जो न्यू सिस्टम हम बनाने चाह रहे हैं जब हम इसमें कोई इनपुट देंगे तो ये आउटपुट के तौर पे हमें क्या रिटर्न करेगा, वो भी हम इस फिजिबिलिटी स्टडी में चेक कर लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, हम इसमें चेक कर लेंगे कि हमें अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, क्योंकि जो भी हम सिस्टम बनाएंगे इसमें हमें कई 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 सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। तो इसके तमाम अल्टरनेट सॉल्यूशंस को हम कंसीडर करेंगे और इसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम चूज कर लेंगे। सो द स्टडी ऑफ दिस स्टेज, यानी इस फेज की जो स्टडी है, द रिजल्ट ऑफ दिस स्टडी आर यूज टू मेक अ डिसीजन वेदर टू प्रोसीड विद प्रोजेक्ट एंड नॉट। तो जो इस फेज की यानी फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम ये डिसीजन ले सकेंगे कि हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलना चाहिए या नहीं। तो अगर हम इस स्टडी को अच्छे तरीके से कैरी आउट करेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो आगे चल सकता है, वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर हम ये स्टडी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे और हमें हमारे रिजल्ट में सही रिजल्ट इनके हमें ये मालूम नहीं होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट को लेके चल सकते हैं या नहीं, तो आगे हम डिजाइन फेज में भी सही काम नहीं कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे जो कि है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज।
जी स्टूडेंट, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी है एनालिसिस फेज में, वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज आल्सो नाउन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। इसको हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नाम भी देते हैं। इसके अलावा इसको हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग का नाम भी देते हैं, रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग का नाम भी देते हैं और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम भी देते हैं। सो द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज आल्सो नाउन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट कैप्चरिंग एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इस फेज में हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं और फिर इन रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं और इस डॉक्यूमेंट को स्टूडेंट हम SRS का नाम देते हैं। SRS मीन सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। The requirement analysis is conducted to collect the requirements for the project. हम requirement analysis स्टेज को इसलिए कंडक्ट करते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट कर सकें, क्योंकि अगर हम अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स को गैदर नहीं कर सकेंगे तो हम एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन भी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही डिजाइन सबसे अच्छा डिजाइन होता है जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से हमने गैदर की होती हैं। These requirements include the possible inputs from the database and the required functionality of the project. जो रिक्वायरमेंट्स हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस में गैदर करेंगे, इनमें हम देखेंगे कि हमें डेटाबेस को, जो हम डेटाबेस डिजाइन करने जा रहे हैं, इनको किस किस इनपुट की जरूरत है और डेटाबेस की क्या फंक्शनैलिटी होगी जो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हम चेक कर लेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। और इसके अंदर यूजर डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट, जो यूजर है, जो कस्टमर है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करता है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को, जो वो चाहता है, प्रपोज सिस्टम से। तो ये तमाम काम हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर करेंगे, जिसमें हम यूजर से, कस्टमर से तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे और फिर हम उस रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे। जो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करेंगे, इट शुड बी मेजरेबल, टेस्टेबल, related to identified business needs or opportunities and defined to a level of detail sufficient for system design. स्टूडेंट, जो रिक्वायरमेंट्स हम गैदर करेंगे उनका मेजरेबल होना, टेस्टेबल होना और बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हमारी सिस्टम डिजाइन की जो डिटेल है, जो सिस्टम डिजाइन है, उसके लिए उसके अंदर सफिशिएंट डिटेल मौजूद हो। अगर हमारा जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो टेस्टेबल ना हो, मेजरेबल ना हो, अनएम्बिगुअस हो और उसमें कंफ्यूजन हो, वो क्लियर ना हो, तो स्टूडेंट ऐसी रिक्वायरमेंट्स की बेस पर हम अपना सिस्टम नहीं बना सकते, तो वो एक वैलिड सिस्टम नहीं होगा। इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट्स का मेजरेबल होना, टेस्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में हम 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वो है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स, एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग इन रिक्वायरमेंट्स। अब हम देखते हैं वन बाय वन ये तमाम एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट, जो हमारा एनालिसिस फेज है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, इसके अंदर जो सबसे पहली एक्टिविटी है या उसे टाइप समझने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, वो है एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स। एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, द टास्क ऑफ कम्युनिकेटिंग विद कस्टमर एंड यूजर टू डिटरमिन व्हाट देयर रिक्वायरमेंट्स आर। यानी इस एक्टिविटी में डेवलपमेंट टीम कस्टमर और यूजर के दरमियान मीटिंग हेड करवाती है और इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कस्टमर को और यूजर को, और डेवलपमेंट टीम उन क्वेश्चंस को सामने रखकर जो है वो रिक्वायरमेंट को लिखती है, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करती है। यानी कि डेवलपमेंट टीम का काम क्या है कि वो कस्टमर और यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से डिटरमिन करे। तो वो उसका टास्क जो होता है वो हम इसके अंदर जो है कंप्लीट करते हैं एलिसिटिंग रिक्वायरमेंट्स में। और जब डेवलपमेंट टीम रिक्वायरमेंट्स को गेट कर लेती है, देन हम उन रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस करते हैं। किस फेज के अंदर, एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स में। एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, whether the हम ये चेक करते हैं whether the stated requirements are clear, complete, unduplicated, concise, valid and consistent and unambiguous। हम ये देखते हैं कि जो
भी यूजर ने हमने रिक्वायरमेंट्स दी हैं, उनमें से जो रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती हैं, कंप्लीट होती हैं, कंसाइज होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, उनको अलग कर देती हैं। और जो रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, वैलिड नहीं होती, हम उनको अलग कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे सामने एक सिस्टम जो होता है उसकी पूरी पिक्चर्स जो है वो सामने आ जाती है। और हम हमारे पास जो वैलिड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी हमारे सामने आ जाती हैं। और हम जो इनवैलिड रिक्वायरमेंट्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स जिन रिक्वायरमेंट्स से हमें कंफ्यूजन होती है, उस पे हम दोबारा कस्टमर से डिस्कशन करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। जब हम सेकंड एक्टिविटीज के अंदर एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट की परफॉर्म कर लेते हैं, देन हमारे पास आता है रिकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट्स। हमने इन रिक्वायरमेंट्स को रिकॉर्ड करना होता है। रिक्वायरमेंट्स में भी डॉक्यूमेंटेड इन वेरियस फॉर्म, हम डिफरेंट फॉर्म में ये जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स की जो कि हैं केसेस के अंदर यूजर केसेस हैं, यूजर स्टोरीज हैं, प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस हैं। ये डिफरेंट हमारे पास टूल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज। इसके बाद हम लोग थर्ड फेज की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारे पास प्रोजेक्ट प्लानिंग। The student project planning is the part of the project management। और प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करते हैं और एक स्केड्यूल बनाते हैं, जो जिसमें हम ये देखते हैं कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर हम कॉस्ट फैक्टर्स और जितने भी कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, उनको डिटरमिन करते हैं। जैसे कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट होनी है, या जो भी हमने सैलरीज देनी है टीम मेंबर्स को, या जितने भी एक्सपेंसिव आने हैं, उन तमाम की कॉस्ट जो है वो हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो है वो डिटरमिन करते हैं। स्टूडेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग की जब हम फेज को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं WBS डायग्राम, यानी कि वर्क ब्रेकडाउन डायग्राम। वर्क ब्रेकडाउन डायग्राम क्या होती है, या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टास्क को और उनकी डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं, देखते हैं कि जो भी टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उनकी क्या ड्यूरेशन होगी, उन पे क्या कॉस्ट आएगा। तो स्टूडेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम होती है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट है और इसको हमने डिफरेंट टास्क में डिवाइड किया हुआ है, रिक्वायरमेंट डिजाइन कंस्ट्रक्शन में, और आगे हर टास्क को भी डिफरेंट एक्टिविटी में आगे डिवाइड कर दिया। तो इस डायग्राम को हम लोग WBS यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अंदर हम तमाम टास्क के अंदर हम देखते हैं तमाम एक्टिविटीज को, और एक्टिविटीज के अंदर हम देखते हैं इन एक्टिविटीज के अंदर क्या कॉस्ट आएगी, इनके क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे, और कितना टाइम लगेगा इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। तो इसके बाद जब हम WBS बना लेते हैं, यानी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हम एक क्रिटिकल पाथ बनाते हैं जो हमें ये बताता है कि हम अपनी टास्क को मिनिमम टाइम में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ताकि हम अपने सिस्टम को कम से कम टाइम में और अच्छे तरीके से बना सकें। तो ये तमाम काम हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर करते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो लास्ट फेज है हमारे पास वो है डाटा एनालिसिस की फेज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज होती है जब भी हम लोग करते हैं, क्योंकि जो भी डाटा अब हमने गैदर कर लिया है उसको एनालिसिस करना अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा जरूरी है। Data analysis is an important step of analysis while designing a database। जब हम database को डिजाइन करते हैं तो data analysis एक बहुत important फेज है, क्योंकि अगर हम सही तरह से जो डाटा हमने गैदर किया उसको एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर हमें सही तरह से अपने डेटाबेस डिजाइन को भी बना नहीं सकेंगे। डाटा एनालिसिस के अंदर जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं,
या आप ये कह सकते हैं जो डाटा एनालिसिस के लिए जो हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है DFT जिन्हें हम कहते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, फिर है डिसीजन टेबल्स एंड देन है डिसीजन ट्रीज। अब हम वन बाय वन इन तमाम टूल्स को देखते हैं कि इन टूल्स में हम किस तरह इन टूल्स के साथ हम डाटा एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है वो है डाटा फ्लो डायग्राम, जिनको हम DFD भी कहते हैं। DFT क्या होते हैं? द डाटा फ्लो डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे डाटा की। हम विजुअली तौर पर अपने डाटा को देख सकते हैं कि इस डाटा का फ्लो क्या है डाटा फ्लो डायग्राम में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक टर्मिनल है, एक इनपुट टर्मिनेटर है जिसमें से डाटा जो है वो एंटर हो रहा है, और यहाँ से डाटा एंटर होने के बाद नोड 1 में जाता है, फिर नोड 2 में जाता है, और जिनको हमने सर्कल से शो किया है ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। डिफरेंट प्रोसेस से होकर हमारा डाटा जो है वो आउटपुट टर्मिनेटर को दे दिया जाता है। तो ये एक फ्लो है जो हम देख सकते हैं थ्रू DFTs। तो DFTs में हम डिफरेंट नोटेशंस को यूज करते हैं अपने डाटा को ग्राफिकल तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि DFT से हम डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसेस होगी। और जो अहम बात ये है कि हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक इंफॉर्मेशन एंटर होती है और फिर वो आउटपुट होती है। जो इंफॉर्मेशन एंटर होगी और डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर वो आउटपुट टर्मिनेटर से निकल जाएगी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड इंफॉर्मेशन होगी। और जो इंफॉर्मेशन जो है इनपुट में आएगी लेकिन वो आउटपुट नहीं होगी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डिसीजन टेबल्स। डिसीजन टेबल्स जो है आर प्रिसाइज एंड कॉम्पैक्ट वे टू मॉडल कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक। ये एक बड़े कंसाइज विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। हमारे पास इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनके साथ हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, और जिन कंडीशंस और रूल्स के बेस पे हम कुछ स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेंगे डिसीजन टेबल्स के थ्रू। तो अब हम देखते हैं कि डिसीजन टेबल्स में हम किस तरह एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रही हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं लॉगिन स्क्रीन की। जैसा कि आपको पता है कि लॉगिन स्क्रीन के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ये दो कंडीशन है हमारे पास, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम या तो नहीं लगाएंगे तो वो फॉल्स होगा, अगर लगाएंगे तो वो ट्रू होगा। इसी तरह पासवर्ड जो है वो ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। तो रूल हमारे पास क्या है कि अगर यूजर नेम फॉल्स हो या अगर यूजर नेम गलत एंटर करें और पासवर्ड गलत एंटर करें, तो एक्शन हमारे पास क्या होगा? एक्शन होगा ई पे हमारे पास क्या एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह हम देखें कि हमने कुछ रूल्स रखे हैं, कुछ कंडीशंस रखी हैं, और फिर हमारे पास आउटपुट आ रही है, और वो आउटपुट जो है जो एक्शन होगा, यानी आउटपुट का मतलब क्या है? एक्शन। एक्शन क्या है? हमारे पास एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर यूजर नेम जो है वो सही एंटर कर दिया है लेकिन पासवर्ड जो है वो सही एंटर नहीं किया, तब भी जो हमारे पास एक्शन है वो ई होगा। तो ई एक्शन में हमने लिखा हुआ है कि ई एक्शन क्या है? एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह रूल 3 क्या है कि अगर हमने पासवर्ड फॉल्स, यूजर नेम फॉल्स एंटर किया है लेकिन पासवर्ड जो है वो हमने ट्रू एंटर कर दिया, सही एंटर कर दिया, तब भी हमारे पास जो एक्शन है वो ई होगा। ई में क्या है? एरर मैसेज जो है डिस्प्ले होगा। और अगर रूल 4 क्या है? अगर पासवर्ड भी सही हो और यूजर नेम भी सही हो, पासवर्ड भी सही हो, तो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो एच होगा, और एच में क्या है? होम स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह हम डिसीजन टेबल्स में डिफरेंट रूल्स के साथ और डिफरेंट कंडीशंस के साथ जो है अपने डेटाबेस को देख सकते हैं, कि डेटाबेस को एवेल्युएट कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में हम एक हायरार्की बनाते हैं, और इस हायरार्की के बेस पर हम डिफरेंट डिसीजंस ले सकते हैं। यानी डिसीजन ट्री इज अ डिसीजन सपोर्ट टूल, एक ऐसा टूल है जिसे यूज करते हैं दैट यूजेस अ ट्री लाइक मॉडल, जो एक ट्री लाइक मॉडल को यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हमने डिसीजन ट्री बनाया है जिसकी बेस पर हम एक स्पेसिफिक जो है डिसीजन ले सकते हैं।
और हम अपनी सिस्टम की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, अपने डाटा की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं इस डिसीजन ट्री के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमने देखना ये है कि किस वेदर में हम लोग खेल सकते हैं किसी फील्ड के अंदर जाके। तो आउटलुक का मतलब है वेदर। अगर वेदर सनी है, वेदर दो तरह के हो सकते हैं, या तो सनी हो सकता है वेदर या रेन हो सकती है। तो अगर सनी वेदर है इसमें भी हमारे पास दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक ह्यूमिडिटी हो सकती है। तो अगर रेन है तो इसके अंदर भी एक कंडीशन हो सकती है कि रेन में विंड हो सकती है। तो अगर सनी वेदर है और उसके अंदर ह्यूमिडिटी है, तो अगर हाई ह्यूमिडिटी है तब भी हम नहीं खेल सकते, अगर नॉर्मल ह्यूमिडिटी है तब हम खेल सकते हैं। इसी तरह अगर रेन है और विंड भी है साथ में, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं तो हम जो है वो नहीं खेल सकते। और अगर रेन है लेकिन विंड विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम लोग जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, वीक है। तो यहाँ पे ए है, तो वीक वीक है विंड वीक, तो हम खेल सकते हैं। तो इसका आपको यहाँ पे समझाना ये है कि किस तरह हम डिसीजन ट्री को यूज करते हैं, कि इसके अंदर हम लोग कंडीशंस बनाते हैं, कंडीशन की बेस पर हम एक हायरार्की बनाते हैं, एक ट्री लाइक हायरार्की बनाते हैं, जिसकी बेस पर हम लोग जो है देख सकते हैं कि हमने किस तरह के डिसीजन लेना है। तो हम अपने डाटा के मुतालिक डिसीजन ले सकते हैं, उसका सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं डिसीजन ट्री में। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारी एनालिसिस फेज में। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको एनालिसिस फेज बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड आ गई होगी। आप मुझे प्लीज जरूर फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। असाइनमेंट के तौर पे आप लोग को जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन को कि डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज व्हाइल डिजाइनिंग द डेटाबेस। ये आपकी असाइनमेंट है, तो आप इसे जरूर अटेम्प्ट करें ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है ये लेक्चर समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।